नमस्ते, स्वागत है लर्निंग पोटिको पे। आज का वीडियो सेशन हम लोग का नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में है। भारत सरकार के द्वारा शिक्षा जगत में एक बड़ा सा बदलाव किया गया है, नेप 2020। इसके अंतर्गत 10+2 फॉर्मेट को बदल के 5+3+3+4 कर दिया गया है। आखिर में ये है क्या, उसके बारे में आज के वीडियो सेशन में हम लोग जानेंगे। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मल्टीपल एग्जिट और एंट्री को लागू किया गया है। स्ट्रीम को समाप्त कर दिया गया है। इसके बारे में भी आज के वीडियो सेशन में जानेंगे। टीचर एजुकेशन में आंशिक रूप से बदलाव किया गया है, उसके बारे में भी विस्तार से हम लोग समझेंगे। व्यापक रूप में हम लोग देख सकते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में मूलतः 3 बार बदलाव किया गया है, 1968 में, 1986 में और आंशिक रूप से 1992 में, जिसका जिक्र किया गया है। अब मूलतः जो बड़ा बदलाव लाया गया है वो नेप 2020 के माध्यम से 2020 में भारत सरकार के द्वारा लाई गई है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं, उनकी अध्यक्षता में गांव-गांव, शहर-शहर से सुझाव लिए गए हैं। इन सभी सुझावों को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। विभिन्न लोगों के द्वारा लाए गए सुझावों को नई शिक्षा नीति 2020 में समायोजित किया गया है। 29 जुलाई 2020 को नेप यूनियन कैबिनेट भारत सरकार के द्वारा अप्रूव किया गया है। इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आइए हम लोग समझते हैं 10+2 फॉर्मेट जो बदल के 5+3+3+4 कर दिया गया है, वो आखिर में है क्या। आप 2 पिलर्स देख रहे होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो 10+2 को दर्शा रहा है और राइट हैंड साइड में जो है हमारे दाईं ओर वो 5+3+3+4 फॉर्मेट को बता रहा है। 10+2 फॉर्मेट में यही है कि बच्चे का एडमिशन 6 साल की उम्र में क्लास 1 में होती है और सरकारें बच्चे की निगरानी क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक करती है, जिसके अंतर्गत में बच्चे को विभिन्न पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। और 5+3+3+4 फॉर्मेट जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फाउंडेशन स्टेज, जो 5 साल का है और इसमें जो एडमिशन होती है बच्चे का वो 3 साल की उम्र में होती है, आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग में, जिसको हम लोग प्ले स्कूल भी बोल सकते हैं। प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 साल का है, मिडिल स्कूल स्टेज जो 3 साल का है और चौथा सेकेंडरी स्टेज जो 4 वर्ष का है, जिसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम जो क्लास 9 से 12 तक के बीच में होगी। नई नीति में बच्चे का एडमिशन 3 वर्ष की उम्र में फाउंडेशन स्टेज में होगी, जो कि आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूलिंग हो सकती है। फाउंडेशन स्टेज 5 साल का, जिसमें एग्ज़ाम नहीं होती है। इसको 2 कैटेगरी में लाया गया है, एक 3 साल का, एक 2 साल का। 3 साल का जो है इसको हम लोग आंगनबाड़ी, प्री स्कूलिंग, प्ले स्कूल, बाल वाटिका बोल सकते हैं। इसमें मूलतः है कि बच्चे को जैसे घर में वो खेलते हैं, नीचे आपको कुछ खेल दिखाए गए हैं, उसी तरह के खेल स्कूल में खिलाया जाएगा टीचर्स के निगरानी में। मतलब इन शॉर्ट कहना है कि बच्चे जो घर में खेल खेलते हैं वो स्कूल में टीचर के निगरानी में खेल सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो रुझान होता है स्कूल की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि अभी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली बच्चे का एडमिशन जो क्लास 1 में होता है तो बच्चे जाना पसंद नहीं करते हैं, वो स्कूल जाना नहीं पसंद करते हैं, घर में ही अपने जो साथी रहते हैं उनके साथ खेलते हैं। और यही यदि इन्वायरमेंट आपको स्कूल में दे दिया जाए तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाना पसंद करेंगे। यही सब सोचते हुए इस फॉर्मेट को भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति में लाया गया है। सेकंड कैटेगरी है जो 2 साल का है,
क्लास 1 और क्लास 2 इसको प्राइमरी स्कूलिंग कहते हैं। इसमें आंशिक रूप से बच्चे को किताब के प्रति, कॉपी के प्रति लिखना पढ़ना सिखाया जाएगा। इसमें एग्ज़ाम नहीं होती है। फाउंडेशन स्टेज में एग्ज़ाम का कोई टेंशन नहीं होता है। बच्चे को आना, स्कूल आना है, खेलना कूदना है और वापस घर चले जाना है। एग्ज़ाम का जो बर्डन होता है वो इस 5 साल के अंतराल में बच्चे को तनिक भी नहीं होगी। मूलतः हम बोल सकते हैं कि फाउंडेशन स्टेज में जो 5 साल का पीरियड है वो एग्ज़ाम फ्री पीरियड है। एग्ज़ाम का फाउंडेशन बच्चे पर नहीं दिया जा सकता है। प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 साल का होता है, यहाँ से एग्ज़ाम शुरू हो जाती है। ये क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक का स्टेज है। इसमें एक्टिविटी भी होंगे और स्टडी भी होंगे। इसमें रीजनल लैंग्वेज को जोड़ा गया है। इसमें बच्चा अगर चाहे तो अपने मदर टंग में, अपने क्षेत्र का जो एक लैंग्वेज है उसमें पढ़ाई यदि करना चाहे तो स्कूल को बाध्य होकर बच्चे को उस लैंग्वेज में पढ़ाना अनिवार्य हो जाएगा। इंग्लिश माध्यम को कोई मैंडेटरी नहीं बना सकता है। अगर कोई बालक रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहे तो स्कूल को पढ़ाना होगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो चाहे कि नहीं हम इंग्लिश में ही पढ़ाएं, वे दोनों रीजनल लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं। जो बच्चे जिसको जो पसंद आएगा वो पढ़ा सकते हैं। इन शॉर्ट कहना यही है कि दोनों को मैंडेटरी नहीं किया गया है इसके अंतर्गत। विदेश में नौकरी की बात आती है तो भारत आगे रहता है। इसके पीछे का कारण यही है कि यहाँ के लोग अंग्रेजी को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। अब उसमें थोड़ा सा फेर बदल करके रीजनल लैंग्वेज को भी लाया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कल्चर को भी समझें और इंग्लिश को भी समझने का प्रयास करें। मिडिल स्कूल स्टेज जो 3 साल का होता है और इसका पीरियड क्या है, क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक। इसमें कंप्यूटर टीचिंग, कोडिंग, वोकेशनल, इंटर्नशिप, टेक्निकल, साइंस और आर्ट को महत्व दिया गया है। इसमें कोई एक इंडियन लैंग्वेज को शामिल किया गया है। मतलब बच्चे को कोई एक इंडियन लैंग्वेज को अपने पाठ्यक्रम में रखना होगा। यहाँ पे कोडिंग को शुरू की गई है। क्लास 6 से ही बच्चे को कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा, कोडिंग के बारे में बताया जाएगा। इंटर्नशिप अगर कोई बच्चा करना चाहे तो वो क्लास 6 से ही कर सकता है। एट प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखते हैं कि ये मेनली क्या होता है कि लोग 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, लेकिन उसको बच्चे को अब क्लास 6 में भी दे दिया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज जो 4 साल का होगा, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक। इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम शुरू की गई है जो 6 मंथ के अंतराल में होगी। इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज को लाया गया है, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, और भी जो लैंग्वेजेस हैं फॉरेन लैंग्वेज उनको शामिल किया गया है। बच्चे अपने पाठ्यक्रम में एक फॉरेन लैंग्वेज को रख सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए फॉरेन लैंग्वेज में चाइनीज़ भाषा को शामिल नहीं किया गया है। कमेंट सेक्शन में बताएं यह कदम सही है या नहीं। यह आंतरिक परिप्रेक्ष्य में कितना लाभकारी साबित होगा। ऐसा संभव हो सके आने वाले कुछ दिनों में इसे शामिल किया जा भी सकता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कदम कितना कारगर है। कोई स्ट्रीम नहीं होगा, नो पर्टिकुलर स्ट्रीम। कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम को नहीं रखा गया है, मल्टीपल सब्जेक्ट का ऑप्शन रहेगा। बच्चे क्या होंगे कि कोई साइंस का लेना चाहता है 2 सब्जेक्ट तो ले सकता है, आर्ट्स का कोई 2 सब्जेक्ट ले सकता है, कॉमर्स का कोई 2 सब्जेक्ट लेना चाहे तो ले सकता है। इस तरह के सब्जेक्ट का चॉइस करके वो पढ़ सकता है। क्रिएटिव थिंकिंग, इसमें क्या होगा कि बच्चे को क्रिएटिविटी अपने अंदर लाना होगा, उसको बताया जाएगा क्लासरूम में। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग बोले कि सुभाष चंद्र बोस गरम दल के ना होके नरम दल के होते तो आखिर में क्या होता। तो इस तरह के जो विषय होंगे उसको लाया जाएगा। बच्चे को एक क्रिएटिविटी लाने को कहा जाएगा, एक क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा बच्चे के अंदर। ग्रेजुएशन
जो 4 साल का है। पहले ये BA BSc BCom के नाम से जाना जाता है। BA BSc BCom को हटा दिया गया है, इसमें कोई एक स्ट्रीम नहीं होंगे। फर्स्ट ईयर यदि बच्चा पास आउट करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकंड ईयर कंप्लीट करता है और छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेंगे। थर्ड ईयर अगर कंप्लीट करेंगे तो उसको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, जो जॉब और कंपटीशन लेवल के लिए अनिवार्य होगा। 4 ईयर का जो कोर्स यदि कंप्लीट करते हैं तो उसको रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। ग्रेजुएशन में एक मल्टीपल एंट्री और एग्जिट लाया गया है। पहले ही बता दिया आपको, कोई स्ट्रीम को समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई बालक फर्स्ट ईयर में आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट, भूगोल हो गए, इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गए, ज्योग्राफी हो गए, ऐसे कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर रहे हैं और उसकी इच्छा हो रही है कि नहीं सेकंड ईयर में हमको साइंस लेना है, साइंस के बायोलॉजी हो गए, बॉटनी हो गए, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, ये लेके अगर पढ़ाई करना हो तो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके अंतर्गत नहीं कर सकते हैं, उसको एक स्ट्रीम को फॉलो करना होगा। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वो बालक चाहे तो सेकेंड ईयर में अपना स्ट्रीम चेंज कर सकता है। वो कुछ सब्जेक्ट हो गए कि ज्योग्राफी ले लिए, उधर से क्या किए कि फिजिक्स ले लिए, ऐसे करके वो पढ़ाई कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि कोई दोस्त को देख रहे हैं कि वो बायोलॉजी लेके पढ़ रहा है, उसमें वो फ्रॉक का चीर फाड़ कर रहा होता है, अलग अलग आके हमको बता रहा होता है कि आज हम ऐसे ये प्रैक्टिकल किए, उसमें लंग्स को देखे, इस प्रकार का होता है, क्या तुमने देखा है? तो मन में इच्छा होता था कि हम भी उस ब्लॉक में रहते तो क्या होता है कि हमको भी सीखने का मौका मिलता। तो अब के जो सिनेरियो है, जो बदलाव लाया गया है कि क्या करेंगे कि सेकंड ईयर में हम चेंज आउट कर देंगे और पहुंच जाएंगे बायोलॉजी सेक्शन में और वहाँ साथे पढ़ सकते हैं हम लोग। अब उन सब के लिए अच्छा हो गया जो क्या करते थे कि साइंस ब्लॉक का चक्कर काटते रहते थे कि कभी तो मौका मिले तो साथे पढ़ेंगे, तो अब वो सब पढ़ सकते हैं। री एंट्री को लाया गया है। अगर कोई ऐसे विद्यार्थी होंगे वो पैसे के अभाव में फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिए हैं और 5 साल के बाद या 6 साल के बाद फिर से यदि वो एडमिशन लेना चाहे तो उनको शुरू से नहीं पढ़ना होगा, वो सेकेंड ईयर से अपना पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। ये जो नया शिक्षा नीति है इसमें ये प्रावधान लाया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन PG ये 1 साल का या 2 साल का होगा। पहले ये MA MSc या MCom के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मतलब क्या है कि अगर 3 साल ग्रेजुएशन यदि कंप्लीट कोई करते हैं तो उनको 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लगेंगे। और अगर कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो 4 साल का रिसर्च करता है कंप्लीट, तो उसको 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। MPhil को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। PhD में कुछ ऐसा बदलाव नहीं किया गया है। 4 साल का जो PhD वो अभी भी वैसा ही रहेगा, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, इसमें कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पॉजिटिव पॉइंट्स, इसमें कहा गया है कि GDP का 6% उपयोग में लाया जाएगा। अभी वर्तमान में हमारे GDP का 3% यूज होता है। सेकंड है स्कूल फी, इसमें स्कूल के कैटेगरी दिए जाएंगे, कैटेगरी के आधार पे ही फीस तय किया जाएगा। कोई भी स्कूल जितना भी फीस तय किया गया है उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। अभी वर्तमान में क्या होता है कि स्कूल जो है वो अपने अनुसार से फ़ी तय करते हैं और पेरेंट्स को बाध्य होकर उतना ही फ़ी देना पड़ता है, नहीं तो वो बोल देते हैं कि आप बच्चे को दूसरे विद्यालय में ले जा सकते हैं। लेकिन जब परिस्थिति ऐसा बनाया जाएगा कि फॉर एन एग्जांपल कि एक कैटेगरी के जो विद्यालय होंगे वो सबके लिए एक ही फ़ी होंगे, B कैटेगरी के विद्यालय होंगे उनके लिए अलग फ़ी तय किया जाएगा और उनको उतना ही लेना पड़ेगा। उसी प्रकार क्रमशः C और B जो कैटेगरी के विद्यालय होंगे उनके लिए एक फिक्स्ड फ़ी तय किया जाएगा। उसमें दोनों के लिए लाभकारी होगा, पेरेंट्स के लिए भी और संस्थान के लिए भी, कि एक को ज़रूरत से ज़्यादा फीस देनी नहीं पड़ेगी और दूसरा मांग भी नहीं सकता है। एक मापदंड के आधार पे फीस को तय किया जाएगा
और संस्थान को उतना ही फी लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं ले सकती है। क्लास 6 से ही वोकेशनल टीचिंग, ये विद्यार्थी के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। छोटे क्लास में ही उसको इंटर्नशिप के बारे में बताया जाएगा, इंटर्नशिप की टीचिंग की जाएगी। अगर विद्यार्थी चाहेगा कि एक सर्टेन एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो इंटर्नशिप के साथ कोई कंपनी से जुड़ना चाहे तो उसके लिए एक अवसर प्रदान की जाएगी, जो आपका क्लास 6 से ही शुरू हो जाती है। रिजल्ट जो बनाया जाएगा विद्यार्थी को, वो रिटर्न मार्क्स के आधार पे, उसका सेल्फ असेसमेंट, वो खुद अपने पर असेस करके मार्क्स देगा। फ्रेंड्स असेसमेंट, जो विद्यार्थी रहेंगे, उनके दोस्त जो उसी क्लास में जो पढ़ रहे होंगे, वो भी उस विद्यार्थी के लिए विभिन्न मापदंड पर एक असेसमेंट किया जाएगा। उस असेसमेंट को भी मार्कशीट में जोड़ा जाएगा, रिजल्ट में जोड़ा जाएगा। टीचर भी सर्टेन मापदंड पे असेसमेंट करेंगे। इन शॉर्ट कहना यही है कि रिजल्ट जो तैयार किया जाएगा विद्यार्थी का, उसमें रिटर्न मार्क्स, सेल्फ असेसमेंट जो विद्यार्थी का खुद का होगा, फ्रेंड्स असेसमेंट जो उसके सहपाठी होंगे, जो उसी क्लास में पढ़ रहे होंगे, उनका असेसमेंट, और टीचर का भी असेसमेंट, इन सारे को जोड़कर ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। फॉरेन यूनिवर्सिटी, 50 ऐसे फॉरेन यूनिवर्सिटी होंगे जिनको भारत में मौका दिया जाएगा कि वो अपना ब्रांच आके खोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि एन केन प्रकार जो यूनिवर्सिटी होंगे, जैसे पाकिस्तान बोलेगा कि लाहौर यूनिवर्सिटी हम आके यहाँ पे खोल देंगे, तो वो क्या पढ़ाएगा? गोला को कैसे पीछे से खींचा जाता है और फेंका जाता है, तो उस टाइप के यूनिवर्सिटी नहीं चलेंगे। 50 ऐसे टॉप लेवल के यूनिवर्सिटी होंगे, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इस प्रकार के जो यूनिवर्सिटी होंगे, उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपने ब्रांच भारत में आकर खोल सकते हैं, जो यहाँ के विद्यार्थी के लिए भी लाभकारी साबित होगा। जो विदेश में जाके नहीं पढ़ सकते हैं उन यूनिवर्सिटी में, और मन में इच्छा होती है कि हम वहाँ पढ़ें, तो वो अपने ही देश में रह के यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से ये पहले ही आ जाना चाहिए था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो तभी एक बार ये नीति लाया गया था, परंतु वो कुछ शर्त रख दिए थे कि यूनिवर्सिटी जो भी यहाँ आते हैं, अपने संस्थान को खोलते हैं, यहाँ पे ब्रांच को खोलते हैं, तो उनको एक हेवी अमाउंट का पैसा सिक्योरिटी के तौर पे रखना होगा, जिसके लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो हैं वो तैयार नहीं हुए। एक तरह से देखा जाए तो वो सही भी था, क्योंकि अगर कोई यूनिवर्सिटी आते हैं, यहाँ पे ब्रांच खोलते हैं और यहाँ से फ़ी कलेक्ट करके भाग जाते हैं, तो क्या हम लोग लंदन खोजने के लिए जाएंगे कि दो मेरा पैसा दो? तो उसी को सोचते हुए एक हेवी अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाना था, जिसके लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी तैयार नहीं हुए। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है, डिपार्टमेंट, सभी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट तय किए गए हैं। मीन्स रिजल्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, फीस कलेक्ट करने के लिए जो होता है, फीस को देखने के लिए वो अलग डिपार्टमेंट होगा, वोकेशनल जो कोर्सेस जो विद्यार्थी को दिए जाएंगे उसको देखने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, टीचर्स को जो सैलरी दिया जाएगा उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होगा। सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट तय किया गया है, और उसके लिए एक रेगुलेटरिंग बॉडी होगी और वो इसका देखभाल करेंगे। इसमें टीचर के लिए एक प्रावधान है, 4 ईयर ट्रेनिंग कोर्स होंगे। जो लोअर सेक्शन है, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, फाउंडेशन स्टेजेस के जो होंगे, उसके लिए अलग से टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत ऐसे टीचर्स होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, लेकिन बच्चों को समझाने में थोड़ी बहुत कठिनाई आ जाती है। लेकिन ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो बच्चे को समझाने में सक्षम होते हैं। तो सभी को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए एक ट्रेनिंग कोर्सेज की इसमें व्यवस्था की गई है। नेगेटिव पॉइंट्स नेप 2020 के
नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। एक तो इंग्लिश को मैंडेटरी नहीं किया गया है। इसमें जो मीडियम जो तय किया जाता था, मेनली देखा जाता था कि प्राइवेट स्कूल जो थे वो एक मीडियम तय कर दिए थे कि इंग्लिश मीडियम में ही होगा, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो हम दूसरा मीडियम नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसमें बदलाव किया गया है। अब क्या होगा कि ऐसे संस्थान जो फुल्ली इंग्लिश करिकुलम था उनको बाध्य होकर दूसरे भी रीजनल लैंग्वेज को शामिल करना पड़ेगा, जिसके लिए क्या होगा कि एक बैलेंस जो होता था वो इन बैलेंस में थोड़ा सा परेशानी होगा। टीचर्स को भी अलग अलग टीचर्स को रखना होगा। तो इसमें मेनली इसी पे जो होता है कि अलग अलग जो संस्थान कुछ हैं या ओपोजिशन पार्टियां हैं जो इसमें अपना क्वेश्चन मार्क एक लगाती है। इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि आप कोडिंग को और कंप्यूटर टीचिंग को क्लास 6 से शुरू कर रहे हैं, जहां क्लास 5 तक कुछ ऐसा नहीं है प्रावधान। तो सडनली जब बच्चा क्लास 6 में आएगा और सडनली यदि कोडिंग उसको सिखाते हैं, और कोडिंग का अर्थ ये होता है कंप्यूटर से रिलेटेड है वो, और इसमें ज़्यादातर इंग्लिश को तवज्जो दी जाती है। और उससे पहले के जो प्राइमरी सेक्शन है जिसमें आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में रखें, तो उस समय हो सकता है कि बच्चे को थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है समझने में। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है कि बदलाव हो सके, क्योंकि कोविड के कारण नेक्स्ट ईयर तो नहीं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 तक ये शिक्षा नीति लागू कर दिया जाएगा। एक और बदलाव इसमें क्या गया है कि सेंट्रल रेगुलेटरिंग बॉडी होगा जो पूरे भारतवर्ष के लिए एक होगा। मतलब अलग अलग जो बोर्ड होंगे उसको देखने के लिए, उसका मापदंड को तय करने के लिए एक सेंट्रल रेगुलेटिंग बॉडी होगा जो पाठ्यक्रम को तय करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये संज्ञात्मक ढांचा में एक चोट है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट स्वतंत्र है अपना मापदंड तय करने के लिए, उसमें आप दखल नहीं दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट कर सकते हैं ये कितना हद तक सही है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आशा करता हूँ कि इससे आपको समझने में बहुत आसानी हुई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।